कल अपन लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बिल्कुल ध्यान से सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को देखो। कल अपन ने छोटा सा एक्सप्लोर कर लिया था अपन ने पिछली बार कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैसे दिखाई पड़ेगी। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 2 लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी दिस कैन बी फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स इफ, कब, जब ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर कितना हो 0। इस क्वांटिटी को आमतौर पर डिनोट करते हैं हम लोग डेल्टा से। किससे? डेल्टा से। तो ऐसा कहते हैं कि अगर डेल्टा 0 होगा तो इसको 2 लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर पाएंगे, और अगर डेल्टा 0 नहीं होगा तो आप इसको 2 लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। क्या छोटी सी बात समझ में आई? इसी चीज को, डेल्टा को लिखने का एक डिटर्मिनेंट तरीका भी है कि डिटर्मिनेंट में लिखिए जीरो, ये रहा AHG HBF GFC। क्लियर है? अगर आप इसको एक्सपेंड कर देंगे तो यही चीज निकल के आ जाएगी। इसी एक्सप्रेशन को लिखने के 2 तरीके हैं। इसको एक्सपेंड करने पर ये मिलेगा और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अगर डेल्टा 0 होगा तो आप इसको 2 लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट की तरह फैक्टराइज कर पाएंगे, और अगर डेल्टा 0 नहीं होगा तो आप इसको 2 लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट की तरह फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। और क्वेश्चन करते हैं और 2 बातें सीखेंगे अपन। क्वेश्चन कहता है फाइंड C so that 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3x प्लस c इक्वल टू 0 कैन बी फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ 2 linear factors. Also find those factors. क्वेश्चन के 2 अलग अलग पार्ट है। पहले पार्ट बोलता है C की ऐसी वैल्यू निकालो ताकि इसको फैक्टराइज कर सकें, और दूसरा पार्ट बोलता है कि अगर ये फैक्टराइज हो सकता है तो दोनों फैक्टर निकालो। आओ बात करते हैं। हमको गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3x प्लस c इक्वल टू 0 गिवन है हमारे पास। चलिए बात करें। आओ सबसे पहले सारी वैल्यू लिखिए। a की वैल्यू किसके बराबर है? 2। b की वैल्यू किसके बराबर है? 1। ax स्क्वायर by स्क्वायर। c की वैल्यू किसके बराबर है? तो निकालनी है हमको। अब आइए, h की वैल्यू किसके बराबर है? 3/2। कैसे? ध्यान रखना, x y का कोफिशिएंट 2h होता है, तो एक्स वाई का कोफिशिएंट 3 है तो 3/2। जी देखो, x का कोफिशिएंट कितना होता है? 2g, तो x का कोफिशिएंट 3 है तो g की वैल्यू भी कितनी? 3/2। f y का कोफिशिएंट होता है 2f, तो y का कोफिशिएंट 2, तो वैल्यू 1। ये सबसे कॉमन एरर है, इसे सबसे पहले आप ABC HGF लिख लो, क्योंकि अक्सर हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। एक्स वाई का कोफिशिएंट h नहीं होगा, 2h होगा। y का कोफिशिएंट f नहीं है, 2f है, और x का कोफिशिएंट g नहीं 2g है। ये लिख लिया अपन ने। अब अपन वही पुरानी कहानी बोलेंगे कि अगर ये फैक्टराइज होगा तो क्या होना चाहिए? ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर 0 होना चाहिए। आइए वैल्यू रखें, A इंटू B इंटू C, तो 2 1 जा 2, दैट इज 2C प्लस 2FGH, F इंटू G इंटू H, मल्टीप्लाई कर दे तीनों को, तो 3/2 3/2 9/4 9/4 इंटू 2 9/2 माइनस AF स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 आ जाएगा, BG स्क्वायर, तो 1 इंटू 9/4 9/4 हो जाएगा, CH स्क्वायर, तो C इंटू 9/4, ये 0। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? आइए सिंप्लीफाई करें। इधर 2C माइनस C 9/4, तो अगर इन दोनों में से C को कॉमन ले लें तो 2 माइनस 9/4,
दैट इज -1/4 निकल के आ गया। यहां पर देखो 9/2 माइनस 9/4, तो 9/2 माइनस 9/4 9/4 हो जाएगा। 9/4 माइनस 2, 4 to the 8, 8 8 16 17, तो प्लस 17/2 इक्वल टू 0। सही कह रहा हूं मैं? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। C कॉमन लिया तो 2 माइनस 9/4 आएगा, तो 8 माइनस 9/4 आ जाएगा, तो -1/4। सही है बिल्कुल। यहां पर आ जाइए, यहां पर अपन देखें तो 9/2 माइनस 9/4 9/4 हो जाएगा। 9/4 माइनस 2, तो 4 to the 8 1/2। सही है। 9/2 9/4 माइनस 2 8, तो 1/4। ठीक है, क्या क्लियर है हमारे पास? क्लियरली। तो C की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 1। क्लियर है। तो पहला काम देखो, कोई भी ऐसी सेकेंड डिग्री की क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी फैक्टराइज हो सकती है जब ये क्वांटिटी डेल्टा क्या हो? 0। तो हम समझ गए कि अगर इसको फैक्टराइज करना है तो C की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। यानी जब C 1 होगा तो ये चीज फैक्टराइज हो सकती है। अब सवाल उठता है, अच्छा ठीक है फैक्टराइज हो सकती है, पर फैक्टराइज करेंगे कैसे? कैसे निकालेंगे दोनों लीनियर फैक्टर? इधर देखो, अगर C को 1 रख दें तो हमको मिलेगा 2x² प्लस 3xy प्लस y² प्लस 2y प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। सही कह रहा हूं? फैक्टराइज करने का मेथड बहुत सिंपल है, बिल्कुल मन में बिठा लो, क्योंकि ये चीज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और आगे भी बहुत जगह काम देगी। कोई भी सेकेंड डिग्री अगर आ जाए तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? सुनो, x में क्वाड्रेटिक बना लो, x a y जो पसंद हो क्वाड्रेटिक बना लो। मान लो आपने x में क्वाड्रेटिक बनाई, तो 2x² आएगा प्लस x इंटू 3y प्लस 3 आ जाएगा, प्लस बचा कुचा y² प्लस 2y प्लस 1 बन गया हमारे पास। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? x या y किसी में भी क्वाड्रेटिक बना लो। आपने x में मान लो क्वाड्रेटिक बना ली, सबसे पहले निकालो इसका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आता है, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आता है। याद करो, इसके डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर बनाकर ही तो कंडीशन निकाली थी अपन ने। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा? b², तो 9y प्लस 1 का होल स्क्वायर दिखा, 3 बाहर b² माइनस 4ac, तो -8 इंटू y² प्लस 2y प्लस 1, तो ये बन जाएगा 9y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 8y प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि बन गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? आइए फैक्टर लिख दें। x की वैल्यू होगी -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। मिल गए दोनों के दोनों लीनियर फैक्टर। अगर एक बार प्लस साइन लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 प्लस 1, तो -2 टाइम्स y प्लस 1/2 एक लीनियर फैक्टर, और माइनस साइन लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -4y प्लस 1 दूसरा लीनियर फैक्टर। कहां पर? हाँ, ये नीचे 4 ही है, वो कट जाएगा। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? बिल्कुल ध्यान देना इस बात को। फैक्टराइज करने की बात समझ में आई? कैसे फैक्टराइज करते हैं? x या y में क्वाड्रेटिक बना लो आप, और जैसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते थे सॉल्व करेंगे, बात बन जाएगी। फैक्टराइजेशन करने का मेथड सेट है। सबसे पहले ये पता करना है कि फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये 0 है तो फैक्टराइज होगा, और ये 0 नहीं है तो फैक्टराइज नहीं होगा। दूसरा ये पता करना है कि अगर फैक्टराइज होगा तो कैसे करेंगे फैक्टराइज? x या y में क्वाड्रेटिक बनाकर। क्लियर है ये पूरा? क्या फैक्टराइजेशन क्लियर है? कॉपी कर लो। क्लियर हुआ? ठीक। अरे एक और खास किस्म का क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में ध्यान देखो। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y so that we get real values of x and y for relation x² plus 16y² minus 3x plus 2 equal to 0। इसको ध्यान से देखो, ये क्या कहना चाह रहा है सुनो। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि ऐसी x और y की वैल्यू निकालो कि x रखने पर y की रियल वैल्यू मिले एंड y रखने पर x की रियल वैल्यू मिले।
फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट वी गेट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर दिस रिलेशन। इस क्वेश्चन का मतलब है x की ऐसी ऐसी वैल्यू निकालो जिनको रखने पर y की रियल वैल्यू मिले, और y की ऐसी ऐसी वैल्यू बताओ कि जिनको रखने पर x की रियल वैल्यू मिले। मेथड बिल्कुल सेट है, बिल्कुल ध्यान सुनो, एकदम सेट मेथड है। टू गेट वैल्यूज ऑफ x, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y and put its discriminant greater than equal to 0, solve and get value of x। जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसके उल्टे में क्वाड्रेटिक बनाओ। यहां पर अगर मैं बोलूं टू गेट वैल्यू ऑफ y, अब y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे अपन, मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x and put its discriminant greater than equal to 0 to get value of y। अब देखो आपको मान लो x की वैल्यू निकालनी है तो y में हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे, तो y में क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, 16y स्क्वायर प्लस 0y क्योंकि y तो है नहीं, प्लस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब अगर y रियल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वही हम कर रहे हैं। अगर y रियल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 और 16 से डिवाइड कर देंगे, बल्कि माइनस से डिवाइड कर दें, तो आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आई? इसको तो फैक्टराइज कर सकते हैं मेरे ख्याल से, x माइनस 2 x माइनस 1 आ जाएगा निकल के इसका फैक्टराइजेशन। तो यहां से नंबर लाइन प्लॉट करेंगे 1 एंड 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1 भी चलेगा 2 भी चलेगा, तो यानी x की वैल्यूज आ गई 1 से 2। यानी जब भी आप x इस इंटरवल में लेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, रियल। अपन ने कुछ नया नहीं किया, पुराना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फंडा लगाया है, कुछ नया नहीं किया, पुराने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही फंडा लगाया है। क्या बात समझ में आई? सिमिलरली इसको देखो ध्यान से, अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, अब आपको y की वैल्यू निकालनी है तो क्वाड्रेटिक किसमें बनाओगे, x में। जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसके उल्टे में क्वाड्रेटिक बनेगा। अब y की वैल्यू तो x में क्वाड्रेटिक बनाओ, तो x स्क्वायर माइनस 3x, बाकी सब कांस्टेंट टर्म में 16y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ये बन गई x में क्वाड्रेटिक। x में क्वाड्रेटिक बन गई, वापस हम बोलेंगे कि भाई साहब x रियल है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और 9 b स्क्वायर वो 9 3, क्या ये क्लियर है? तो आप उसको सिंप्लीफाई करना है, तो 9 माइनस 4 16y स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 9 माइनस 16 4 दा 64 y स्क्वायर 4 2 दा 8, ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 64y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी 64y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। बड़े आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं, 8y माइनस 1 इंटू 8y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहां नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो एक y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/8 और एक y की वैल्यू आ जाएगी 1/8। यह आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन 0 भी चलेगा और इक्वल टू 0 भी चलेगा, तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस 1/8 से 1/8। यानी जब आप माइनस 1/8 से 1/8 लेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, रियल। क्या तरीका समझ में आया? ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि x की वो वैल्यू निकालो ताकि y रियल हो जाए, या y की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए x रियल हो जाए। कॉपी करो और क्वेश्चन देखो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IIT के अंदर आया था। कल अपन लोगों ने लीनियर बाय लीनियर की रेंज निकाली, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर की रेंज निकाली, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक की रेंज निकाली, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक की रेंज निकाली। और थोड़ा उल्टा करके देखते हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन कहता है फाइंड वैल्यूज ऑफ a सो दैट ax स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 अपॉन 5x स्क्वायर
-7x plus a may be capable of all real values। क्या कह रहा है सवाल, बिल्कुल ध्यान सुनो। क्या कह रहा है सवाल, बिल्कुल ध्यान सुनो। क्वेश्चन कहता है ए की ऐसी वैल्यू निकालो ताकि ये जो एक्सप्रेशन है केपेबल ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, ये केपेबल ऑफ ऑल रियल वैल्यूज का क्या मतलब है? केपेबल ऑफ ऑल रियल वैल्यूज का मतलब है अगर इस चीज को मैं y मान लू, क्या मान लू? y होल अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस है। अगर इस चीज को मैं y मान लू तो y की अगर मैं इसको रेंज निकालू तो y की रेंज कितनी आ जाए? r, यानी हर वैल्यू y ले सके। दिस एक्सप्रेशन किसके बराबर? y के बराबर है। तो ये एक्सप्रेशन हर वैल्यू लेने के काबिल हो, हर वैल्यू लेने के केपेबल हो, यानी y हर वैल्यू लेने के केपेबल हो, यानी y की रेंज क्या निकल गया? r निकल गया है। ये चाहता है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि एक ही ऐसी वैल्यू निकालो ताकि यह एक्सप्रेशन कोई भी वैल्यू ले ले, यानी y कोई भी वैल्यू ले ले, यानी अगर मैं इसकी रेंज निकालूं तो रेंज क्या निकल गया? y एप्सिलॉन r। क्वेश्चन क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? ऐसे क्वेश्चन को करने का मेथड सेट है। जैसे आप पहले रेंज निकालते थे अभी भी आप वैसे ही रेंज निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5y(x) स्क्वायर माइनस 7y(x) प्लस ax स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 कर दिया आपने क्रॉस मल्टीप्लाई। सबको एक साइड लाओ तो 5y(x) स्क्वायर माइनस 7y(x) प्लस ay माइनस ax स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया। ये x में क्वाड्रेटिक बनाओ, x में क्वाड्रेटिक बनाओ, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से आएगा 5y माइनस a प्लस x में क्वाड्रेटिक बनाओ माइनस 7y और यहां से आएगा प्लस 7 प्लस कांस्टेंट टर्म कितना निकल के आएगा? ay और यहां से कांस्टेंट टर्म माइनस 5। क्या ये चीज निकल के आ गई? और हम रेंज कैसे निकालते थे? हम कहते थे कि भाई डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सुनो, इसका डिस्क्रिमिनेंट हम क्या करेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूं, जब हम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो इसको सॉल्व करके जो कुछ y की वैल्यू आएगी वही रेंज आती है। इसको सॉल्व करते हैं अपन और जो कुछ यहां से y की वैल्यू आती है वही क्या होती है? रेंज। अच्छा देखो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या करेंगे? b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, यानी हम चाहते हैं कि y की कोई भी वैल्यू रखूं यह हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे। भाई जो देखो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वही हमारी रेंज होगी। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वही हमारी रेंज होगी। क्लियर है? यानी इसको सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए? y एप्सिलॉन r आना चाहिए। ये हम चाहते हैं। इसको सॉल्व करने पर y एप्सिलॉन r आना चाहिए का मतलब क्या हो गया? कि y की कोई भी वैल्यू रखूं ये चीज हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। आओ पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। यहां से हमारे पास आएगा 49y स्क्वायर प्लस 49 माइनस प्लस 49 माइनस कितना जाएगा? 7 49 49 टू 98 माइनस 98y, सही कह रहा हूं मैं? माइनस 4 टाइम्स इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5y इंटू ay 5ay स्क्वायर 5y माइनस 5 माइनस 25y माइनस a स्क्वायर y प्लस 5a। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही निकल के आएगा। आओ कलेक्ट करें। y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा? यहां से 49, यहां से माइनस 20a। y का कोफिशिएंट कितना आएगा? यहां से माइनस 98 और 25 4 द 100 प्लस 100 और a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म कितना आएगा? इधर से आएगा 49, इधर से 5 4 द 20 माइनस 20। यानी यहां से हमको मिली y स्क्वायर इंटू 49 माइनस 20a प्लस y इंटू 4a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 49 माइनस 20a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम ये चाहते हैं
कि जब मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास निकल के आए, क्या निकल के आए, वाई एप्सिलॉन आर निकल के आए। क्या निकल के आए, वाई एप्सिलॉन आर निकल के। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वाई की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। शुरू में ग्राफ पढ़ाए थे, अगर वाई की हर वैल्यू के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए तो क्या क्या कंडीशन लगेंगी, क्या क्या कंडीशन लगेंगी। एक तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0। क्योंकि इसका ग्राफ या तो ऐसा हमेशा हवा में उड़ता रहे या इसका ग्राफ ज्यादा से ज्यादा एक्स एक्सिस को टचिंग हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है। तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 यानी 49 माइनस 20 ग्रेटर देन 0, यानी इस 20 को उधर ले जाऊं तो 20 लेस देन 49 आ जाएगा, यानी a लेस देन 49/20, ये निकल के आ गया। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट कितना, b स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ac देखो सेम ही है तो ये आ जाएगा 49 माइनस 20a का होल स्क्वायर। यहां से 2 बाहर निकाल लेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा 2a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 49 माइनस 20a का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा हो गया। तो ये आएगा a प्लस b माइनस 20a इंटू a माइनस b प्लस 20a, ये आएगा लेस देन इक्वल टू 0। यहां पर से निकल के आएगा 2a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 50, और यहां से निकल के आएगा 2a स्क्वायर प्लस 20a माइनस 48 लेस देन इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आई? आओ इस खाली जगह का हम लोग यूज कर लेंगे कि बच्चे को जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहां से पूरा 2 कॉमन ले सकते हैं अपन, अगर यहां से 2 कॉमन ले लें, यहां से भी 2 कॉमन ले सकते हैं। चलो यहां से 2 कॉमन ले लें तो 2 बाहर आ जाएगा, यहां से 2 अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25। वो तेरी, ये तो बेसिकली a माइनस 5 का होल स्क्वायर बन गया, ये चीज तो परफेक्ट स्क्वायर बन गई। अच्छा यहां से भी 2 कॉमन ले लें, 2 बाहर आ जाएगा, और यहां कितना बनेगा a स्क्वायर प्लस 10a माइनस 24। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? फैक्टर भी हो रहे हैं, 6 4 जा 24, तो यहां से इसका इंटू 2 तो एक बाहर आ गया हमारे पास, और इसके फैक्टर आ जाएंगे a प्लस 6, a माइनस 6 और नहीं a माइनस 4, a माइनस 4 कहां बैठ रहा है, माइनस 4 नहीं आएगा, नहीं 6 और 4 के फैक्टर थोड़ी आ रहे, 12 और 2, ये आएगा a प्लस 12 इंटू a माइनस 2, और यहां पर आएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब बिल्कुल बैलेंस हो रहा है हमारे पास। तो अब इसको नंबर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस 12 आएगा ना, क्योंकि प्लस 10 है ना, तो तभी तो आए बनेगा 12 माइनस 2 10 है, सही है, सही है बिल्कुल, 12 माइनस 2 तभी 10 बनेगा। अच्छा ये आ गया हमारे पास फैक्टर, और नंबर लाइन पे प्लॉट करें हम लोग तो ये महाराज तो 5 आएगा, इसके कारण 2 आएगा, और इसके कारण माइनस 12 आएगा। सही कह रहे हैं, 5 के आसपास, लेकिन साइन तो चेंज होगा नहीं क्योंकि इसका तो होल स्क्वायर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, हमको चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा माइनस 12 से 2। क्या बात समझ में आई? और साथ में 5 को भी आप शामिल करोगे क्योंकि इक्वल टू 0 तो जा ही सकता है, तो यहां से a की वैल्यू निकल के आएगी माइनस 12 से 2 यूनियन इकलौती वैल्यू 5। लेकिन इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। देखो 49/20 कितना होगा, 22 जा 40 होगा, तो ये बेसिकली 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ये बेसिकली अगर देखें तो a लेस देन 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे हम तो 5 हट जाएगा, यहां से 5 क्यों हट जाएगा कि 2 पॉइंट समथिंग से बड़ा आ रहा है, तो फाइनल आंसर निकल के आएगा माइनस 12 से 2। कॉपी करो। अभी अभी हम लोगों ने ये सवाल सॉल्व किया, और ये सवाल अपन ने सॉल्व किया कि अपन ने इसको y मान लिया, -7x + 5 होल अपॉन
5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, और सॉल्व करने के बाद अपने पास आंसर भी आ गया बहुत बढ़िया, a एप्सिलॉन माइनस 12/2। ठीक, लेकिन इस सवाल के अंदर एक कैच है, उस कैच को बताने के लिए सवाल लिया गया है। अपन ने इसका सवाल सॉल्व करने का क्या तरीका लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सबको एक साइड लाया और क्वाड्रेटिक बनाई। लेकिन वह तरीका केवल तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर ना हो। सिर्फ आपको बाउंड्री चेक करनी है। कौन सी चेक करनी है? बाउंड्रियां। -12 और 2 रख के देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा। अगर किसी बाउंड्री पर कॉमन फैक्टर आएगा तो वो बाउंड्री कर देंगे रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट कर देंगे? क्योंकि अगर कॉमन फैक्टर आएगा तो जो तरीका हमने लगाया वो तरीका काम ही नहीं करेगा। ऑलवेज चेक बाउंड्री सेपरेटली फॉर कॉमन फैक्टर। हमेशा बाउंड्री को सेपरेटली चेक करना है कॉमन फैक्टर के लिए। आओ पहले छोटा नंबर चेक करते हैं, पहले 2 को चेक करते हैं। अगर 2 इसमें रख दें तो 8a = 2, आपका न्यूमरेटर क्या निकल के आएगा? न्यूमरेटर बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। क्या इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है? हाँ हो रहा है। -2x माइनस 5x कर देंगे, बोलो हाँ। तो यहां से अगर 2x कॉमन ले लें तो x -1, यहां से 5 कॉमन ले लें तो x -1, तो ये चीज निकल के आ गई 2x - 5 इंटू x -1। और डिनोमिनेटर कितना निकल के आ रहा है आपके पास? 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। यहां पर भी फैक्टराइज आसानी से हो रहा है। 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 2। यहां से अगर हम 5x कॉमन ले लें तो x -1, 2 कॉमन ले लें तो x -1, तो ये चीज निकल के आ गई 5x - 2 इंटू x -1। क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर है? हाँ है। कौन? x -1। तो a = 2 रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर आ गया ना। भाई देखो, जो तरीका आपने इसकी रेंज निकालने का लगाया है वह तरीका वैलिड ही तब है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर ना हो। इसीलिए ऐसे सवालों में जब भी आप आंसर निकालेंगे तो बाउंड्री को हमेशा चेक करेंगे कॉमन फैक्टर के लिए। केवल बाउंड्री चेक करनी है बस। अगर किसी बाउंड्री पर कॉमन फैक्टर आ गया तो वो बाउंड्री रिजेक्ट, और जिस बाउंड्री पर कॉमन फैक्टर नहीं आया तो बाउंड्री एक्सेप्ट। सिर्फ बाउंड्रियों को ही चेक करना है, क्योंकि ये गड़बड़ी कहां होगी? केवल बाउंड्रीज पर ही होगी। तो हमने अलग से a = 2 रख के देखा। हमने देखा कि जब a 2 होता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर आ जाता है। कॉमन फैक्टर आ जाता है तो हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेंज निकालने का तरीका है वो काम ही नहीं करेगा। काम ही नहीं करेगा तो = 2 रिजेक्ट। क्या बात समझ में? ऐसे हर क्वेश्चन में जहां पर एक्सप्रेशन की रेंज गिवन है और वेरिएबल निकालना है, ऐसे हर क्वेश्चन में वेरिएबल की वैल्यू निकल जाने के बाद बाउंड्रीज को हम चेक करेंगे कि कहीं इन बाउंड्री के लिए कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा। जिस बाउंड्री के लिए कॉमन फैक्टर आएगा वो रिजेक्ट, और जिस बाउंड्री के लिए कॉमन फैक्टर नहीं आएगा वो एक्सेप्ट। क्या बात समझ में आई? आइए -12 को चेक करें। एट a = -12 अगर चेक करोगे और चेक करें तो न्यूमरेटर आपका कितना बन जाएगा? न्यूमरेटर बनेगा -12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। आओ, क्या इसका फैक्टराइज हो रहे हैं? क्या 12 और 5 हो तो रहे हैं? 12 और 5 नहीं हो रहे? -12x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x। सही लिखा कि नहीं लिखा मैंने? अरे सही लिखा कि नहीं लिखा मैंने? तो यहां से -12x बल्कि कॉमन ले लें तो x + 1 बचेगा, और ये तो 5 टाइम्स x + 1 बचेगा। तो यहां से आ गया -12x + 5 इंटू x + 1। सही कह रहा हूं? आओ डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें। यहां पर मारा रखेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 7x -12 हो जाएगा। आओ वापस फैक्टराइज करें। 5x स्क्वायर 7x को दोबारा से लिख सकते हैं -5x + 5x - 12x। सही कह रहा हूं मैं? तो यहां से अगर हम 5x कॉमन ले लें
तो x+1 बनेगा, -12 कॉमन ले लें, x+1 बनेगा, तो ये चीज आ जाएगी 5x - 12 इंटू x+1। दुख, वापस से कॉमन फैक्टर आ गया, तो a = -12 भी रिजेक्ट। तो आपका जो रियल आंसर है वो है ओपन इंटरवल -12 to 2। एक बार फिर मैं समझा देता हूं, अगर रेंज गिवन है और आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं, अभी अपन और क्वेश्चन लेंगे, अगर रेंज गिवन है और आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा बाउंड्रीज को हमेशा, कि कहीं उन बाउंड्रियों पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा। जिस भी बाउंड्री पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर आएगा वो बाउंड्री रिजेक्ट। आईआईटी ने जिस साल ये सवाल पूछा था, आईआईटी ने 4 ऑप्शन दिए थे, ऐसे A B C D, और ऑप्शन पता है ऐसे दिए थे, -12 से 2, -12 से 2, -12 से 2। बच्चा एक भी जगह चूका बस गया। हाँ बिल्कुल, अगर मान लो गलती से उसने ये, उसको पता ही नहीं कि चेक करना होता, उसने टिक कर दिया, खुश हो गया मेरे तक गया, गलती से उसने केवल एक ही बाउंड्री पर चेक किया तो गया। आंसर एक्चुअली इसका डी होगा। ध्यान रखना, मेरी बात सुनो, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अभी तक अपन को एक्सप्रेशन गिवन था, अपन रेंज निकाल रहे थे। अब थोड़ा उल्टा काम हो रहा है, रेंज गिवन है और एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं। रेंज गिवन है और एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्लियर है? जब भी आप वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे तो जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसकी बाउंड्रीज को चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे यार? क्योंकि जो तरीका है इसकी रेंज निकाल लेगा, उस तरीके के अंदर पहली बात मैंने यही लिखवाई थी कि भैया वो तरीका तभी काम करेगा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर ना हो, और कॉमन फैक्टर होगा तो क्या करना है वो भी सिखाया गया था आपको। क्या समझ में आया? तो इसका रियल आंसर आएगा -12 to 2। जिस बाउंड्री पर कॉमन फैक्टर आएगा वो रिजेक्ट, और जिस बाउंड्री पर कॉमन फैक्टर नहीं आएगा वो एक्सेप्ट। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि दोनों ही बाउंड्री पर कॉमन फैक्टर आ रहा है। कॉपी कर लो। एक और क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देखो। क्वेश्चन कहता है इफ रेंज ऑफ y = x² - 3x + c upon x² + 3x + c is 7, is 1/7 to 7. Find C. इस बार उसने ये नहीं बोला कि एप्सिलॉन आर है, उसने बोला अगर इस एक्सप्रेशन की रेंज ये है तो किसकी वैल्यू निकालिए? सी की वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालिए? सी की वैल्यू निकालिए। चलो कोशिश करते हैं, अपन तो वही तरीका लगाते हैं। y आ गया x² - 3x + c होल अपॉन x² + 3x + c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो yx² + 3yx + cy इज इक्वल टू x² - 3x + c। सबको एक साइड ले आओ तो yx² + 3yx + cy - x² + 3x - c = 0। सही कह रहा हूं? x में क्वाड्रेटिक बनाओ, x² का कोफिशिएंट आएगा y - 1, सही कह रहा हूं, प्लस x का कोफिशिएंट आएगा 3y + c, x का कोफिशिएंट 3y + 3 प्लस कांस्टेंट टर्म निकल के आएगा cy - c। x में क्वाड्रेटिक बना ली। अब रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं? जो भी क्वाड्रेटिक बनती है उसका डिस्क्रिमिनेंट > = 0 करते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac cy - c > 0 होना चाहिए। भाई मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो, जो y की वैल्यू इसको सॉल्व करने पर जो y की वैल्यू मिलेगी वही हमारी रेंज होगी। अच्छा उसको रीअरेंज करते हैं, यहां 3 कॉमन ले लो, 9 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा y + 1 का होल स्क्वायर,
सही कह रहा हूं मैं? अच्छा यहां से भी देखो, अगर 4c कॉमन ले लो आप, तो ये चीज बन जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, सुनो सुनो ध्यान से भाई, ये y में इनइक्वालिटी बन गई, ये y में क्या बन गई? इनइक्वालिटी बन गई। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके जो जो y की वैल्यू आती है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके जो जो y की वैल्यू आती है, वही हमारा रेंज होती है। अब सोच, थोड़ा दिमाग लगाना, सोच, वही हमारा रेंज होती है। अच्छा ये y में क्या है? क्वाड्रेटिक। y में क्या है? क्वाड्रेटिक। बिल्कुल ध्यान सुनो, जब भी कभी भी हम डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, तो हमको हमेशा मिलती है क्वाड्रेटिक इन y। क्या मिलती है? हमेशा क्वाड्रेटिक, हमेशा क्वाड्रेटिक मिलेगी। यानी ay स्क्वायर प्लस by प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा ऐसी मिलती है। अच्छा ये y में क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने लीनियर फैक्टर आएंगे? 2 लीनियर फैक्टर निकल के आएंगे। जब उन दोनों लीनियर फैक्टर को मार्क करोगे, इसको 0 रख के मार्क करोगे 1 पॉइंट आएगा, इसको 0 करके मार्क करोगे 1 पॉइंट आएगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट करके रेंज आ जाएगी। अब सुनो, अगर आप चाहते हो कि रेंज 1/7 से 7 आए, तो इसका मतलब है कि जब मैं इस क्वांटिटी को फैक्टराइज करूंगा 2 फैक्टर में, तो एक फैक्टर को 0 रखने पर 1/7 की मार्किंग आनी चाहिए और दूसरे फैक्टर को 0 रखने पर 7 की मार्किंग आनी चाहिए। क्या यह लॉजिक समझ में आ रहा है? तभी आपको 1/7 से 7 मिलेगा। सुनो ध्यान से, क्वाड्रेटिक को जब भी आप फैक्टराइज करोगे 2 ही लीनियर फैक्टर मिलेंगे आपको। क्वाड्रेटिक को जब भी आप फैक्टराइज करोगे 2 ही लीनियर फैक्टर मिलेंगे आपको। और आप चाहते हो कि रेंज अगर 1/7 से 7 हो जाए, तो ऐसा तभी संभव है जब एक लीनियर फैक्टर को 0 रखने पर 1/7 मिले और दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 रखने पर क्या मिले? 7। इसका मतलब कि 1/7 और 7 इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स होने चाहिए। 1/7 एंड 7 मस्ट बी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। क्या यह बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि जब 1/7 और 7 के रूट्स होंगे तभी तो उसको 0 रखने पर यहां 1/7 7 मार्क कर पाओगे। क्या बात समझ में आई बच्चों को? यानी y की वैल्यू 1/7 रखने पर भी ये 0 जाना चाहिए और y की वैल्यू 7 रखने पर भी ये चीज 0 जानी चाहिए। क्या यह लॉजिक क्लियर है? एक बार फिर सुना, अगर आप चाहते हो कि रेंज 1/7 से 7 हो, या इसको जनरलाइज कर लेते हैं, अगर आप चाहते हो कि जो रेंज है वो मान लीजिए C1 से C2 आ जाए, यानी ये जो C1 एंड C2 हैं ये इस क्वाड्रेटिक के क्या होने चाहिए? रूट्स। इसके रूट्स मस्ट बी C1 एंड C2, क्योंकि जो बाउंड्रियां निकल के आती है ना, ये बाउंड्रियां इसी के रूट से निकल के आती हैं। क्या लॉजिक समझ में आया? तो आओ इस एक्सप्रेशन के अंदर एक बार हम y को 7 रख देते हैं, तो 7 + 1 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, तो 9 × 64 यहां आ गया। यहां 7 रखेंगे तो 7 - 1 6 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, माइनस 4 × c × 36, ये 0 होना चाहिए। यानी यहां से हमारे पास c की वैल्यू निकल के आएगी 9 × 64 डिवाइडेड बाई 4 × 36। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं मैं? कितना आ रहा है भाई कट के? 4 से काटेंगे तो 4 16 आ जाएगा यहां पर। ये 36 को अगर देखें तो 9 4, तो 9 से 9 कट जाएगा 4, तो c की वैल्यू यहां से 4 निकल के आती है। रुको, 7 भी रूट होना चाहिए और 1/7 भी रूट होना चाहिए। तो एक बार इसके अंदर हम y को 1/7 रखेंगे, यहां रखो 1/7, तो 1/7 + 1 आ जाएगा 8/7, 8/7 का होल स्क्वायर, तो 9 × 64/49। सही कह रहा हूं मैं? माइनस यहां पर रखो 1/7, 1/7 - 1 तो -6/7, ओ तो 4c × 36/49 = 0। ये तो 49 कट जाएगा, तो यही की यही वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्योंकि दोनों से सेम वैल्यू आ रही है तो फाइनल आंसर क्या होगा? c = 4। मान लो ऐसा होता कि यहां रखने पर कुछ और वैल्यू आती,
यहां रखने पर कुछ और वैल्यू आती तो हम बोलते नो वैल्यू ऑफ सी, क्योंकि C1 भी इसका रूट होना चाहिए और C2 भी। हमें ऐसी C की वैल्यू चुननी है कि 1/7 भी रूट हो और 7 भी रूट हो, दोनों के दोनों, केवल किसी को एक रूट बनाने से बात नहीं बनेगी। फिर सुन लो, ये जो y में जो क्वाड्रेटिक बनती है ना, इसी के रूट होने चाहिए C1 C2 और दोनों के दोनों रूट होने चाहिए। तो हमको ऐसी वैल्यू C की चुननी है कि C1 भी उसका रूट हो एंड C2 भी उसका रूट हो, C1 भी रूट हो एंड C2 भी रूट हो। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? क्या पूरी बात समझ में आई? कॉपी कर लो।